हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए प्रवीण गुलचा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आपका अकाउंट्स का पेपर हो चुका है और अगला पेपर है आपका लॉ का। तो लॉ में मैं थोड़ी सी आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएं। तो आइए देखिए ये मैंने एग्जाम का अप्रोक्सीमेटली वेटेज लिखा है और किस सीक्वेंस में आपकी तैयारी होनी चाहिए उसके ऊपर बात करें तो आज सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 तैयार करना है, आपको इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद आपको तैयार करना है जीसीए। जी हाँ, आज आपके पास जो समय तो छोटे छोटे से टॉपिक्स है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इंटरप्रिटेशन और जीसीए दोनों तैयार कीजिएगा और फिर आईसीए तैयार कीजिएगा। तो मेरे को लगता है कि आज ये 3 टॉपिक जो है ना वो आज अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्योंकि लगभग ये कवर कितना हो रहा है 15 + 12 अप्रोक्सीमेटली 27 मार्क्स को ये कवर करता है। इसके बाद में फिर अगला जब कल आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आप डिविडेंड अकाउंट ऑडिटर का टॉपिक कीजिए। 123 से लेके 148 तक का सेक्शन कवर करता है। एग्जाम में लगभग इसका वेटेज होता है 15 to 20 मार्क्स। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो जो एग्जाम में जो 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता है उसमें से भी इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तैयार कीजिए और एनआई एक्ट को याद करने की, रट्टे मारने की कोशिश मत करना, फटाफट रीड करना, क्योंकि एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो केवल नॉर्मल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना प्रोविजन का, उसके बेस पे आराम से बन जाता है। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा मीटिंग का टॉपिक। ये 96 से लेके 122 तक का जो सेक्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूं। एग्जाम में इसका वेटेज देखिए, वेटेज कोई भी फिक्स नहीं है, कम से कम ज्यादा होते रहता है। तो 4 to 13 मार्क्स का करीब इसका वेटेज है। फिर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, इस टॉपिक को तैयार करना है। फिर प्रोस्पेक्टस को तैयार करना है और उसके बाद डिपॉजिट। यहां तक अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका काफी कुछ पोर्शन आपका कवर हो गया। तो ये जो कल का दिन है ये पूरा का पूरा आपका इस टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद जो परसों का दिन आपके पास मिलेगा तो उसमें आप ये जो बचे हुए टॉपिक है, जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल का टॉपिक हो गया जो सेक्शन नंबर 12 से लेकर 18 को कवर कर रहा है। फिर चार्ज का टॉपिक है उसको उठाइए जो 77 से लेकर 87 के टॉपिक को कवर कर रहा है। उसके बाद जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो पूरे पूरे अदर टॉपिक्स में कवर होंगे। अब यहां पर एक बात बता दूं, ये जो मेमोरेंडम आर्टिकल का जो प्रोविजन है इसके साथ मैं अटैच करना चाहूंगा 1% कंपनी का जो लॉ है वो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। तो 1% कंपनी का लॉ और अदर टॉपिक में जो आप स्पेशल फोकस करेंगे वो ध्यान रखिएगा। इस बार के लिए स्मॉल कंपनी का जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी का जो टॉपिक होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और प्राइवेट कंपनी का जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। तो अदर टॉपिक में इनको ज्यादा वेटेज दीजिएगा और उसके बाद जो भी बचे हुए सेक्शंस हैं जो बचे हुए हैं वो सब आपको तैयार करना है। देखिए दोस्तों, पढ़ना पूरा चाहिए लेकिन प्रायोरिटी वाइज पढ़ना चाहिए। तो आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होना चाहिए और जो बच जाते हैं तो बचे हुए जो टाइम कम भी मिलेगा तो कोई आपको ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। और अब कुछ अदर टिप्स मैंने कुछ नोट करके रखे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको लॉ के पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये जो 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू बेस होता है उसमें केस स्टडी भी आता है। तो यहां पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूंगा कि जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है उसमें पहले आप केस मत पढ़ने बैठना। करीब 1.5 से 2 पन्ने का, 1 से 2 पन्ने का लगभग आपका केस रहेगा, उसको पढ़ने मत बैठना। उस केस के बेस पर आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, 4 या 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप क्या करना, सबसे पहले कोशिश करना कि बिना केस स्टडी पढ़े आप डायरेक्ट 1 2 3 4 5 ये जो 5 क्वेश्चन उसको देखो। हो सकता है कि 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना केस को रेफर किए लॉ के बेस पे बन सकते हैं। तो अब 3 क्वेश्चन तो आपने डायरेक्ट बना दिया सर बिना केस पढ़े। अब आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और केस नंबर 5, ये जो केस 1 और केस 5 है इसमें हो सकता है कि वो केस पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आंसर क्या देना है। तो आप जब पढ़ोगे तो केवल आपको केवल 1 और 5 ये 2 केस को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि केस में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जो कंटेंट होता है वो इररिलेवेंट होता है, जिसको केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपका समय वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि इसमें स्ट्रेटेजी आप ये अपनाइए कि पहले आपको केस नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन देखो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, 5 में से पक्का है कि बेटा 3 क्वेश्चन हो सकता है 4 क्वेश्चन बन जाए। कुछ ऐसे भी मैंने केस देखे हैं जहां पे 5 क्वेश्चन आपका बिना क्वेश्चन को रेफर किए बन जाता है, बिना केस को। तो कितना टाइम आपका बचेगा सोच के देखिएगा। तो आपका जो 30 मार्क का जो एमसीक्यू वो मिक्स आने वाला है, कुछ केस स्टडी होगा और कुछ आपके डायरेक्ट एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और
15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है, स्टडी टाइम है, उसको बहुत ही अच्छे से वाइसली यूज कीजिएगा। और इसमें आपको क्या करना है, प्रायोरिटी फिक्स करना है। पूरा 15 मिनट में आप नंबर नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा, फिर इसको बनाऊंगा, फिर इसको बनाऊंगा। और एक बात बता दूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहले अटेम्प्ट करना है, पहले फिर 2 करना है, ऐसा नहीं है। आपको जो बहुत ही अच्छे से आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मैं उसी की प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं। नंबरिंग कर लीजिए 15 मिनट्स में, पढ़िए, आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, सेकंड नंबर कौन सा, थर्ड नंबर कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये पूरी प्लानिंग बढ़िया से कीजिएगा। इसके बाद एक मैं जरूर रिकमेंड करूंगा सर, थ्योरी के पेपर में जितना हो सके कोशिश करना है कि आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना है। जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम भी आता है उसको भी अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स का आप अटेम्प्ट करेंगे ना उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अगेन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यह लगे कि मैं 70 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता हूं, 30 मार्क्स का पूरा छोड़ देता हूं। पूरा मत छोड़ना। हो सकता है कि 70 मार्क को आपका टाइम, अगर आपको पूरा पेपर आ रहा है ना, तो हो सकता है कि इसको थोड़ा कम लिखेंगे चलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं, ब्लैंक कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो ये दिमाग में रखिएगा प्लान कि पूरा अटेम्प्ट करना है कोशिश करके। हाँ, जो कम बनता है उसको थोड़ा कम लिखिए, जो अच्छा बनता है उसको ज्यादा लिखिए, उसमें कोई मैटर नहीं, लेकिन अटेम्प्ट पूरा करना। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको कम भी आते हैं ना, उसमें भी हो सकता है कि 4 नंबर में आपने थोड़ा बहुत अच्छे से लिखा है तो आपको 2 से 3 नंबर मिलने की संभावना रहती है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अटेम्प्ट क्या क्वेश्चन करना है, उसका सीक्वेंस आपको यहां पे डिसाइड कर लेना है। और आखिरी बात टिप दे दूं कि क्वेश्चन में, लॉ में जो क्वेश्चन आते हैं उसको लिखने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर को रिफर करना है। अगर आपको याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप ये लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सो ऑन। सेक्शन नंबर अगर पता है तो जरूर से सबसे पहले सेक्शन नंबर को रिफर करते हुए लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उससे रिलेवेंट जो भी लॉ है वो लॉ का पोर्शन लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन के फैक्ट को रिफर करना है कि ये क्वेश्चन में ये फैक्ट है। देन लॉ को और फैक्ट को आपस में कोरिलेट करना है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में ये बोला है और लॉ में ऐसा लिखा है, तो उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये सही है, गलत है, व्हाटएवर जो भी आपको डिस्कशन करना है वो डिस्कशन का पार्ट रहेगा। और आखिरी में अगर पॉसिबल है तो उस केस में आपको कंक्लूजन डालना है। कंक्लूजन कैसे होता है, जैसे आपको पूछ लेता है, मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है कि वॉइडेबल है, तो एक लाइन में आपको कंक्लूड करना है फाइनली कि ये जो भी केस है वो वैलिड है कि वॉइड है, वॉइडेबल, व्हाटएवर ये लिखना है आपको। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब आप लॉ को प्रेजेंट करते हैं तो जितना हो सके आप पॉइंट वाइज प्रेजेंट कीजिएगा, जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखना है। और हर पॉइंट के बीच में एक लाइन का आपको गैप जरूर से छोड़ना है। इससे क्या होता है, और एक बात और है, जहां जहां हो सके पॉइंट वाइज में आपको हेडिंग डालते चलना है। तो एग्जामिनर उससे क्या होगा, उसको पूरी चीज क्लियर रहेगी कि अच्छा ये हेडिंग है, मतलब इससे रिलेटेड पॉइंट वो लिखने वाले हैं। फिर हर पॉइंट के बीच में एक लाइन का गैप, मतलब जितना बेहतर प्रेजेंट करेंगे ना उतने बेहतर मार्क्स होने की संभावना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो भी किया होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि अकाउंट के पेपर में ये गलती हो गई, ये सिली मिस्टेक हो गई, न डिस्कस करना है। फटाफट लॉ के पेपर में भिड़िए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एक्सेल। थैंक यू।